हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कुसुम नाम के अनुरूप ही भीतर और बाहर से उजली कुमुदनी के पुष्प के समान कीचड़ सी परिस्थितियों में भी खिली, अमीर गरीब सभी का समान रूप से सम्मान करती एक हंसमुख लड़की, जिसके दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी थी, एक भी मौका नहीं छोड़ती थी उनकी मदद का। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। कुसुम बहुत खूबसूरत थी, दूध के समान सफेद रंग, पैनी कोरों वाली बड़ी बड़ी आंखें, उस पर गुलाब की पंखुड़ियों के समान गुलाबी ओठ। कौन दीवाना ना हो जाए उस जन्नत की हूर का। मेरा रंग गेहूं से कुछ ज्यादा साफ था। घर में सबसे अधिक गोरी थी मैं, किंतु जब कभी खाने की मेज पर वो हाथ रखकर बैठती, मैं उसके बराबर हाथ रखने से बचती। शायद मेरे अहम को चोट लगने का डर था। बड़े शायरों ने चांद की उपाधि शायद ऐसी ही किसी खूबसूरती को दी होगी। कुसुम हमेशा एकदम साधारण, बिना किसी रंग रोगन के रहती। उस पर भी हमेशा हल्के रंग के सलवार कमीज उसकी सादगी के साथ खूबसूरती बढ़ा देते। उम्र करीब 30 के पार थी। उसके शादीशुदा होने ना होने का मुद्दा उसकी अनुपस्थिति में अक्सर खोला जाता। शादी के विषय में काफी खबरें थी। कोई कहता तलाकशुदा है, कोई 100% की सत्यता प्रमाणित करते हुए पति द्वारा छोड़ी हुई बदचलन, तो कोई कुमारी कहता, किंतु किसी की सामने से पूछने की हिम्मत ना होती। कुसुम अक्सर इस बहस को सुनकर अनसुना कर देती। स्टाफ की कुछ पंचायती शिक्षिकाएं ताने मारते हुए कहती, अरे कुसुम, अभी तो तुम्हारा नया खून है, इतनी सादगी अच्छी नहीं, थोड़ा बन ठन कर रहा करो। कुसुम हर बार हंसकर टाल देती या मुझे पसंद नहीं जैसे अनमने से जवाब दे देती। तो कभी सुंदरता से ईर्ष्या रखने वाली शिक्षिकाएं उलाहना देते हुए कहती, ऐसी पलंग तोड़ सुंदरता पहले ही मिली है, डेंटिंग पेंटिंग करके क्या लड़कों की जान लेगी। व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहती, हमारे लिए एकाध को छोड़ोगी कि नहीं। लेकिन कोई उलाहना, कोई मजाक या कोई भी तरीका कुसुम की निजी जिंदगी में सुराख न कर पाता। कुछ दिन में ही कुसुम मेरे शांत स्वभाव व विचारों से प्रभावित हो गई। हमारी दोस्ती स्कूल से घर जाने तक ही सीमित थी, वो भी एक चौराहे पर आकर अलग हो जाती। कभी भूल कर भी हमने एक दूसरे की निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश नहीं की। शायद यही एक बात हम दोनों को कुछ ज्यादा करीब ले आई थी। हम एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से समझने लगे थे। एक रोज घर जाते समय एक कम आबादी वाले क्षेत्र में रोड के किनारे खड़े एक लड़के ने कुसुम को आवाज दी। कुसुम वो आवाज सुनकर हड़बड़ा गई, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो उसकी। कुसुम ने उस आवाज का पीछा करते हुए नजर दौड़ाई और घबराई सी मुझे एक्सक्यूज मी बोलकर सड़क पार कर उस लड़के के पास पहुंच गई। मैं सड़क के दूसरी ओर खड़ी उसका इंतजार करने लगी। वो करीब 28 बरस का, सुंदर कद काठी वाला गेहुए रंग का नवयुवक था। गेहुआ रंग धूप से श्याम होकर उसके व्यक्तित्व को और बढ़ा रहा था। उसकी स्थिति से प्रतीत होता था लगभग 1 घंटे से धूप में रहा होगा। सामने से आती धूप से बचने के लिए वो कभी आंखों पर हाथ की छाया कर बचने की कोशिश करता, तो कभी चेहरा सिकोड़ कर क्रोधित सूर्य का प्रतिकार करता। स्त्री स्वभाव के अनुसार मैंने उसके और कुसुम के कई काल्पनिक रिश्ते तो बनाए, किंतु 21वीं सदी के खुले विचारों ने राय ना बनने दी। कुसुम परेशान सी होठों को दबाते हुए कुछ दबी दबी सी आवाज में जैसे उसे डांट रही थी। कभी उंगली तो कभी आंखें दिखाकर तो कभी लाचार सी प्यार से बात करने लगती, और लड़का अपराधी सा बस सुन रहा था। बीच बीच में 1-2 बार गिड़गिड़ाने सा लगता। यह सिलसिला करीब 15 मिनट तक चला। फिर लड़का अपनी बाइक की ओर बढ़ गया, जो उसने कुछ ही दूरी पर एक साइकिल की दुकान पर पेड़ की छाया में खड़ी की थी। वापस आने पर मैंने पूछा, कोई परेशानी है क्या? उसने जैसे मेरे प्रश्नों से बचते हुए ना में सिर हिला दिया। आर यू श्योर?
मैंने फिर पूछा। इस बार भी वो मुस्कुराकर मुकर गई। ओके कुसुम, लाइफ में किसी भी तरह की कैसी भी दिक्कत हो, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ तुम्हारी मदद करूंगी। एक और बात, तुमने वो लाइन तो सुनी ही होगी कि एक बार एक अस्पताल के बाहर लिखा था, अगर दिल अपना खोल लेते यारों के बीच तो शायद ना खोलना पड़ता औजारों के बीच। तो मैडम, जब कभी लगे कि अपना दिल किसी यार के आगे खोलना हो तो तुम इस यार पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हो। पर हाँ, एक खतरा जरूर हो सकता है तुम्हें मुझसे कि बीते दिन तुम मेरी कलम से निकलकर नाम आज परिवर्तित होकर शायद किसी पन्ने पर छपी नजर आओ। अच्छा श्योर, जरूर बताऊंगी एक दिन, क्योंकि मुझे अस्पताल के औजारों के बीच नहीं खुलना। तो आज एक नई बात पता चली कि तुम लिखती भी हो। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत। तो अच्छी बात है ना कि मैं मेरी कहानी किसी के काम आ जाए। सुनाऊंगी एक दिन अपनी कहानी, जरूर सुनाऊंगी। कहते कहते भावुक हो गई। उसने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए अपने कदम बढ़ा दिए। पीछे पीछे मैं भी चल पड़ी। लंच का समय है। स्टाफ रूम में सारे शिक्षक कॉपियां जांच रहे हैं कि तभी कुसुम का फोन आ जाता है। वो अलग हटकर कॉल रिसीव करती है और चेहरे पर हवाइयां लिए लौटती है। मुझे जाना है, इमरजेंसी है। राधा, तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मैं सबसे माफी मांगते हुए उसके साथ एक कोने में जाती हूँ। एक इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मेरा एक काम करेगी? हाँ बोल। मेरा 8 साल का एक बेटा है जो सेंट पब्लिक स्कूल में 5वीं में पढ़ता है। स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है। ओम नाम है। तुम उसे स्कूल से लाकर अपने घर ले जाना, बाकी मैं आकर बताऊंगी। कुसुम सब जल्दी जल्दी एक सांस में कह गई। और हाँ, ये बात किसी को मत बताना। 8 साल का बेटा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और उसके सौंदर्य की चुटकी लेनी चाहिए, पर परिस्थितियों को भांपते हुए चुप कर गई। कुसुम प्रिंसिपल से छुट्टी लेकर निकल गई। शाम करीब 8 बजे कुसुम मेरे घर आई अपने बेटे को लेने। ओम काफी मिलनसार बच्चा था, ऊपर से मेरी माँ की तरह बातूनी। वो माँ से ना जाने कहां से सवाल लाकर पूछता और माँ भी उतनी ही उत्सुकता से उसके हर सवाल का जवाब देती, चाहे उसका सही जवाब उन्हें ना भी पता हो। फिर भी कहीं न कहीं से खोज कर लाती और उसे संतुष्ट करती। मैं जीवन के उत्थान व पतन के मिलन को दूर बैठे देखती सुनती आनंद लेती रही। दिन भर मुस्कुराती रही। उम्र का इतना अंतर होने के बावजूद दोनों की सोच समझ व स्वभाव में कितनी समानता, साथ ही प्रकृति की सराहना भी। बचपन गुजर जाने के बाद हम दोबारा उस बचपन को तलाश करते हैं जो हमारे अंदर ही रहता है, हमेशा कभी कहीं नहीं जाता। हम उसे ताउम्र मारने की कोशिश करते हैं, किंतु कितनी चतुराई से प्रकृति वृद्धावस्था में जबरन सामने लाकर खड़ा कर देती है। कमाल की बात यह है कि हम तब भी नहीं समझते या समझना नहीं चाहते और उस अंतिम पड़ाव के बचपन को एक बार फिर बेवकूफी का नाम देकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमने कुसुम को काफी जोर देकर खाने के लिए रोक लिया। खाने की व्यवस्था आज माँ और भाभी कर रहे थे, अतः मुझे कुसुम के साथ वक्त बिताने का मौका मिल गया। ओम अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठा फ्रिज की चाबी के छल्ले में लगा क्यूब कलर पजल सॉल्व करने की कोशिश करता हुआ रह रहकर सवाल कर रहा था। हाँ तो अब बता, क्या प्रॉब्लम है तेरी? मैंने कुसुम से पूछा। एक लंबी सांस लेते हुए उसने कहना प्रारंभ किया। कुछ सोचते हुए, शुरू से बताती हूँ तुझे। वो उस दिन जो लड़का मिला था उसका नाम रोहन है। मैंने ना जानने का अभिनय किया, शायद उसे यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं इधर उधर की बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती और वो बात भी मुझे याद नहीं। उसके जोर देकर याद दिलाने पर याद आया मुझे। हाँ तो कौन था वो? हम दोनों स्कूल तक साथ पढ़े थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर कॉलेज अलग हो गया और हम भी। हाँ, बीच बीच में कभी कभार बाहर मिलते रहे। हमारी कास्ट अलग होने के कारण हमारी शादी ना हो सकी।
पापा का बिजनेस था, बहुत मशहूर व्यापारी थे अपने क्षेत्र के, अतः मैं कोई कदम भी ना उठा सकी थी। फिर मेरी शादी उनके किसी जानकार के दोस्त के घर में तय हो गई। मेरे ससुर जी बहुत ही भले इंसान थे, उन्होंने किसी भी तरह के दहेज की मांग नहीं की। उनके दो बेटे, दोनों का रंग बहुत ही सांवला था, इसलिए सुंदर बहू चाहते थे ताकि आगे की पीढ़ी भी सुंदर हो। मैं जानती थी मम्मी पापा इंटरकास्ट मैरिज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने रोहन का मुद्दा कभी उठाया ही नहीं और मेरी सगाई की तैयारी होने लगी। घर में सभी खुश थे मेरी शादी को लेकर, क्योंकि मैं एक हाई क्लास सोसाइटी की बहू बनने जा रही थी। मेरे ससुर जी सरकारी विभाग में उच्च अधिकारी के पद पर थे। देवर अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। मेरे पति एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर व सासू माँ किसी सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन मेरे देवर का फोन आया कि पिताजी अब नहीं रहे। मेरे घर में मेरी ससुर की मौत का मातम कम, मेरी शादी टूटने का मातम ज्यादा मना। रिश्तेदारों ने मुझे कोसा, ना जाने क्या क्या कहा। सारे क्रियाकर्म होने के बाद एक दिन सासू माँ ने किसी से खबर भिजवाई कि वो लोग तय तारीख को ही सगाई करेंगे। घर में सभी की खुशी का ठिकाना ना रहा। सबकी खुशी व ऐसी खुले विचारों वाली ससुराल पाकर मैं भी खुश हो गई थी। मेरी सास अपने पति को बहुत प्यार करती थी। उनका कहना था दुनिया जो भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कुसुम को पसंद किया था तो अब वही हमारे घर की बहू बनेगी। ससुर जी के गम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सादे तरीके से मेरी शादी हो गई। शादी के एक हफ्ते बाद ही मेरे पति मुझे बिना कुछ बताए अपना सामान पैक करके भोपाल चले गए। मुझे लगा शायद ऑफिस के काम से गए होंगे। एक महीने बाद मुझे पता चला कि वो वहीं जॉब करते हैं, जबकि शादी से पहले कहा गया था कि लड़का दिल्ली में जॉब करता है और शादी के बाद लड़की उसके साथ ही रहेगी। इस एक हफ्ते में मैं सिर्फ इतना ही समझ पाई कि अपनी माँ और कैरियर से ज्यादा वो किसी को प्यार नहीं करते। इससे ज्यादा खुद को समझने का ना तो उन्होंने मुझे मौका दिया, ना ही मुझे समझने की कोशिश की कभी। मैंने भी परिस्थितियों को समझते हुए समझौता कर लिया। 5 BHK वाले फ्लैट में मैं सारा काम संभालती। मेरी सास किटी पार्टी या सत्संग संभालती और घर आकर मौन का महत्व मुझे समझाती। कहती मौन रहने से हमें आंतरिक ऊर्जा मिलती है। मैं मन महसूस कर रह जाती। जी में आता कि कह दूं। किटी पार्टी की मस्ती के बाद मुझे मौन का मतलब समझाया जा रहा है, किंतु कहीं न कहीं खुद को ससुर जी की मौत का जिम्मेदार खुद को मान बैठी थी। एक क्या कम था कि उन्होंने मुझे अपना लिया, वरना समाज में लड़की को मनहूसियत का खिताब मिलते देर कब हुई है, सब सोचकर चुप रह जाती। ससुर जी की पेंशन, मेरे पति की इनकम सब सासू माँ के हाथ में होती। अक्सर घर में मुझे किटी पार्टी का इंतजाम अकेले करना पड़ता, जिसमें यूनिक तरीके से घर की सजावट से लेकर यूनिक डिश तक शामिल होता था। मैं सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी उस घर में। सासू माँ मेरी तारीफ करने में कोई कोताही नहीं करती। मुझे समझ नहीं आता वो मेरी तारीफ होती या खुद उनकी अपनी। बीच बीच में अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती और कहती वो ऐसे हाई क्लास सोसाइटी में रही नहीं है ना, सीख जाएगी धीरे धीरे। हमारा हमेशा से ही सोचना था कि हम तो लड़की गरीब घर से ही लाएंगे, वो भी बिना दहेज के। मुझे समझ नहीं आता था ये प्यार है, सहानुभूति है, बेइज्जती है, क्या है ये? किसी के इतने चेहरे कैसे हो सकते हैं? धीरे धीरे 1 साल बीत गया और ओम आया मेरी दुनिया में, मेरा अकेलापन दूर करने। खुशी ने बहुत दिन बाद एक बार फिर दस्तक दी थी। सासू माँ ओम को हाथों हाथ लेती। किटी पार्टी कम हो गई, अब हमेशा ओम ओम। धीरे धीरे ओम बड़ा हो रहा था और पापा को लेकर उसके सवाल भी। पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? सबके पापा पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं, बस मेरे ही नहीं। मेरे पति को भोपाल गए लगभग 4 साल होने वाले थे। बीच में 1-2 बार आए, 1-2 दिन के लिए।
लेकिन इस बीच उनका सारा समय सासू माँ के साथ ही बीतता, जिसमें सिर्फ मेरी शिकायतों का पुलिंदा खोला जाता। मैं तो पछता रही हूँ, इसे लाकर छोटे घर की है वैसे ही आदतें हैं। मार्केट भेजे तो किसी भी अरे गहरे गोलगप्पे वाले के पास खड़ी हो जाएगी खाने, ऊपर से उससे डिमांड करेगी भैया मीठी चटनी दो, आलू नहीं मटर डालो। खाना ही है तो किसी रेस्टोरेंट में खा ले या किसी अच्छी फेमस दुकान पर नहीं, इसे तो ठेले वाले ही पसंद है। और तो और किसी भी ठेले वाले से हंसी मजाक करेगी, कोई दूर से देखे तो यही कहेगा कि इसका कोई जानने वाला है। चाय के साथ रोटी कौन खाता है, स्टोर रूम में इतना कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, कहती है रिसाइकिल करेगी। सोसाइटी की लेडीज के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाती रहती है हमेशा। सच कहूं तो मैंने अपने पिता को संघर्ष करते देखा है इन्हीं ठेलों पर। मुझे मेरा बीता कल नजर आता है इन ठेले वालों के पास। मुझे मेरी जमीन से जोड़ते हैं ये ठेले। जरूरत से ज्यादा उड़ना मुझे पसंद नहीं है और अपने ओम के पैर भी मैं जमीन पर ही रखना चाहती हूँ। मेरे पास आते आते मेरे पति का पारा चढ़ जाता। मुझे मेरी सफाई का मौका दिए बगैर सजा दे दी जाती, कभी सेक्सुअल तो कभी फिजिकल, जो समय के साथ ठीक हो सकते थे, लेकिन सबसे दर्दनाक होता था इंटरनल, जो और गहरे किए जाते हर मुलाकात में कुरेद कर। मैं महीनों वियोग में जलती। उनका अचानक से आकर सरप्राइज देना अच्छा लगता था मुझे। हकीकत जानते हुए भी हर बार कुछ परिवर्तन की उम्मीद करती, पर हर बार एक नया दर्द मेरी झोली में डाल दिया जाता। मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, पर तेरी सास तो सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी ना, तो उनकी ऐसी सोच। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी? हाँ, वो गरीब बच्चों की संस्था थी। वो हर 5 साल में एक गरीब बच्चे को गोद लेती थी और उसकी पढ़ाई से लेकर सारा खर्च खुद उठाती थी। इसके अलावा गरीब बेसहारा औरतों के लिए एक सिलाई स्कूल भी चलाती थी। थोड़ा पॉज लेकर कटाक्ष पूर्वक हंसते हुए बोली, हो सोशल वर्क, अपने घर की औरतों की ऐसी दुर्दशा और बाहरी औरतों का उत्थान। असल में ये सब संस्थाएं सिर्फ अमीरों के चोचले भर रह गए हैं। ये भी एक स्टेटस का सिंबल है। कौन कितना अखबार में आता है, कौन कितना पॉपुलर है। खैर, इन 4 सालों में मैंने सिर्फ सुना सासू माँ की, पति की, मोहल्ले वालों की। समाज के तानों ने मेरी कमियों का एहसास दिलाया कि मेरे पति बाहर किसी और औरत के साथ रहते हैं। मुझ में ही कुछ कमी होगी, वरना जरूर साथ ले जाते। कभी कभी मैं समाज का मुंह बंद करने की कोशिश करती। मेरी सास मेरी माँ है, उनके प्रति मेरा भी कुछ फर्ज है। मेरे पति और सास ने कई बार भोपाल जाने को जोर दिया, लेकिन मैं खुद ही नहीं गई, क्योंकि मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। जबकि हकीकत बदल चुकी थी अब। हद तो मेरे लिए तब हो गई जब एक बार सासू माँ के पास बैठे ओम ने मुझे कुतिया कहा और सासू माँ सिर्फ मुस्कुराती रह गई। वैसे वो सिर्फ उनके हाथों से ही खाना नहाना और हर बात सिर्फ उनकी ही मानता था। उस दिन मैंने ओम की बहुत पिटाई की और सासू माँ ने जब रोकने की कोशिश की तो उन्हें आंखें भी दिखाई। मुझसे दूर होते ओम को पास लाने का मुझे अच्छा मौका मिल गया। उस दिन मेरे वजूद को बहुत बड़ा सदमा लगा था। अब तक मैं खामोश थी, क्योंकि मुझे लगता था कि सासू माँ अकेली है, कैसे रह पाएंगी। उस दिन के बाद से मैंने अपने हक की लड़ाई शुरू कर दी। मैं अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी। सासू माँ को जवाब भी देने लगी, जो उनके स्टेटस को अखरने लगा। यूं ही मुझे लड़ते लड़ते 2 साल और गुजर गए। फिर एक दिन मेरे मायके से खबर आई कि मेरी माँ गुजर गई। भैया शादी करके पहले ही अलग सेटल हो चुके थे। अब पापा घर में अकेले रह गए थे। उनकी देखभाल करने वाला कोई न था। 1 साल में ही पापा अपनी उम्र से 20 साल बड़े व बीमार हो गए। फिर एक दिन मैंने अपना फैसला सुना दिया। मेरे पापा की देखभाल करने वाला मेरे सिवा कोई नहीं है। मैंने 7 साल तुम्हारी माँ की सेवा करके एक बहू व पत्नी का फर्ज निभाया। अब बेटी का फर्ज निभाने की मेरी
और बेटे का फर्ज निभाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मुझे नहीं पता तुम वहां किसी के साथ रह रहे हो या नहीं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत है तो सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के पास आ जाओ या उन्हें मनाकर उनके पति की दहलीज से ले जाओ। और मैं अपने पिता के घर आ गई। रोहन को जब मेरे बारे में पता चला तो वो फिर से मेरी जिंदगी में लौट आना चाहता है। मैंने मना कर दिया तो उसने अपनी नस काट ली, वो अस्पताल में है। मेरे उस फैसले के लिए लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। तुम ही बताओ, क्या मैं गलत हूँ? अपने सामर्थ्यानुसार मैंने सारे रिश्ते बखूबी निभाए और मुझे अपने किसी फैसले पर कोई पछतावा भी नहीं। पर अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई हूँ जहाँ मेरे लिए फैसला लेना मुश्किल हो रहा है। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? मैंने उसे समझाया, इंसान का सच्चा सलाहकार वो खुद होता है और अब तक यदि तुम अपने किसी फैसले के लिए पछताए नहीं हो तो इसका मतलब है तुम में सही फैसले लेने का सामर्थ्य है। इंसान को आत्मसंतुष्टि व अपनी आंतरिक खुशियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। फैसले अपने आप सही हो जाते हैं। और अगर अब तुम एक नई शुरुआत करते हुए खुद के लिए जीना चाहती हो तो मैं तो यही कहूंगी, तुम एकदम सही रास्ते पर हो। मैंने जैसे कुसुम के मन की बात कह दी थी, एक जोर की सांस छोड़ते हुए कुसुम पूरे आत्मविश्वास से भर उठी और जैसे उसने उसी वक्त एक अहम फैसला ले लिया, ना जाने का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।